नमस्कार साथियों, मैं एचएस पाल आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको वीडियो का सेकंड पेपर सॉल्व कराऊंगा। इस पेपर को हमने ऐप पर भी डाल रखा है, तो आप वहां से भी इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/8 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और करना ही चाहिए। तो यहाँ आप देखते हैं, हम भिन्न को मान लेते हैं x/y। भिन्न को क्या मान लेते हैं? x/y मान लेते हैं। और भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी गई है, यानी 100 पर 30 बढ़ा दिया है, तो अंश हो जाएगा 130% और हर हो जाएगा 20% की कमी के बाद 80। और ये भिन्न 3/8 बन जाएगी। क्या हो जाएगी? ये 3/8 हो जाएगी। और अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 13 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर पहुंच जाएगा, तो ये 3/13 भिन्न हो जाएगी। तो हमारी मूल भिन्न क्या है? 3/13 है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये सब करने के बाद भिन्न कितनी हो जाती है? 3/8 हो जाती है। तो आप इसमें उल्टा मल्टीप्लाई करो। अंश में 30% की वृद्धि हुई है, तो आप हर में 30% की वृद्धि लिखोगे यहां पर, और हर में 20% की कमी हुई है, तो आप इसको 20% कम लिखोगे अंश को। और यहां से इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/13 भिन्न आ जाएगी। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखिए, ये भिन्न वाले चैप्टर में से क्वेश्चन लिया हुआ है। कई सारी भिन्न हमें मिलती है, उसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना तो चाहिए, शीघ्रता से भी हल करना चाहिए। तो यहां पर हम चेक करते हैं। देखिए, यहां इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 42, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 72। तो यहां पर हम देखते हैं 72 बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया 8/14 भिन्न जो है बड़ी है किससे? 3/9 से। और हमें बड़ी भिन्न बतानी है, तो अब हमने इन दोनों की तुलना कर ली है। अब इसकी तुलना अगले वाले से करेंगे, 5/8 भिन्न से करेंगे। तो 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, 14 से करेंगे तो ये हो जाएगा 70। 70 बड़ा होता है, तो इसको भी हम छोड़ सकते हैं, ये छोटी भिन्न है। और 5/8 इससे बड़ी भिन्न है। और 5/8 की तुलना हम करेंगे 4/9 से। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 45, और 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा 32। इसका मतलब ये बड़ा अंश है, और इस तरह से हम कह सकते हैं 5/8 बड़ी भिन्न है इन समय। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आसानी तरीका होता है, बड़ी संख्या होती है तो हम दूसरा मेथड भी ले सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो आसानी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न को निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें आंसर होगा हमारा 5/8। ए ऑप्शन सही था। आप दूसरी तरह से भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन थर्ड को करते हैं। एक स्कूल में 7200 छात्र हैं, जिनमें से 85% क्रिकेट खेलते हैं, 9% बैडमिंटन खेलते हैं, 2% जो है शतरंज खेलते हैं। शेष छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। कोई भी खेल न खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो आप देखिए, यहां पर खेलने वाले क्रिकेट या बैडमिंटन या फिर शतरंज खेलने वाले टोटल मिलाकर 85 में हम 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 94, और 2 जोड़ेंगे तो ये 96 हो जाएगा। यानी खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? 96%। और नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। तो हमें 4% ही तो निकालना है।
तो यहाँ 7200 का हमें 4% निकालना है और 4% निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 288। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 288 आ जाएगा। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा है, एक शहर की जनसंख्या 5 लाख है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या 5,40,000 हो जाएगी। शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक न्यूनतम प्रतिशत और एक अधिकतम प्रतिशत दे रखा होता है। हमें एक एवरेज प्रतिशत और चाहिए होता है, या तो वो डायरेक्ट दे रखा होता है या फिर हमको ये निकालना होता है। तो यहां पर निकालना होगा, यहां पर पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 5%। महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 10%। महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि और पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। जबकि इन दोनों की कुल संख्या में 40,000 की वृद्धि होती है। तो हमें यहां पर 40,000 को देखना होगा कि 40,000 जो है 5 लाख का कितने प्रतिशत है। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो 4 जीरो से 4 जीरो, 1 जीरो से 1, और ये हो गया 8%। कितने प्रतिशत है ये? 8% है। यानी दोनों की मिलाकर के कुल 8% की वृद्धि हुई है। जबकि महिलाओं की संख्या में 10% की और पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप इनका अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर हो गया 2 और इन दोनों का अंतर हो गया 3। यानी जो मेल है, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि है। तो इनका जो रेशियो आ रहा है 2:3 आ रहा है। हमें पूछा क्या है? शहर में पुरुषों की संख्या पूछी है। यानी हमें 5 लाख का, हमें यहां पर इस 5 लाख का हमें 2/5 निकालना है। ठीक है ना? तो 5 से ये 1 लाख बार कट जाएगा और 1 लाख का हम गुणा 2 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख। यानी पुरुषों की संख्या 2 लाख है जबकि महिलाओं की संख्या 3 लाख है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर यहां विक्रय मूल्य दिया होता है और लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर दिया होता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम यहां मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य 100 रुपए है। तो 100 रुपए की वस्तु को 100% के लाभ पर बेचेंगे तो यहां पर इसका 100, यहां पर हम इसका 200% निकालेंगे और 200% कितना आ जाएगा? इसका 200 आ जाएगा। जबकि हमें कितना चाहिए? 144 चाहिए। तो ये आंसर तो हमारा सही नहीं हो सकता। हम अब 80 को मान के चलते हैं कि 80 रुपीज क्या है? क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट भी 80% होगा। 80% का लाभ है तो यहां पर हम 180% निकालते हैं। तो देखिए 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गई। यहां पर 18 का गुणा हम करते हैं 8 से तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर आंसर कितना होगा? 144 तो विक्रय मूल्य है। हमें क्रय मूल्य निकालना था और क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपए होगा। क्योंकि 80 रुपए क्रय मूल्य मान करके हम लाभ को भी 80% मानेंगे। और जब हम 80 रुपए का 80% लाभ वाला मूल्य बताते हैं तो वो निकलता है यहां पर 144। विक्रय मूल्य आ गया 144 और इस तरह से ये हमारा सवाल सही हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 80 रुपए होगा, 80 रुपीस होगा। ठीक है ना? तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि जब हमें विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर दे रखा हो तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे, आगे और पेपरों में हम इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे। इस सवाल को इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, 1 रुपए में 13 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है।
₹1 में 13 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितनी वस्तु बेचनी होंगी। देखिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप आसानी से यूनिटरी मेथड से आप क्वेश्चन को निकाल सकते। यहां 20% की हानि हो रही है, कितनी हो रही है? 20% की हानि हो रही है। तो 20% हम निकालें तो यहां पर हमें केवल 80% का मान दे रखा है। 80% का मान क्या है? रुपए यहां लिखेंगे और आर्टिकल यानी वस्तु यहां लिखेंगे तो ये कितना है बताओ? ₹1 में 13। ₹1 में 13 वस्तु बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। इसका मतलब ये हो गया 80% का मान कितना है? 1/13 है। और हमें पूछा है यहां पर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितनी वस्तु बेचनी होगी। हमें विक्रय मूल्य पूछा है। अब हम यहां पर 130% का मान निकालते हैं। देखिए 80% क्या था? विक्रय मूल्य था और 130% क्या है? ये भी विक्रय मूल्य। 80% का मान 1/13 है, हमें निकालना है 130% का मान कितना होगा। तो आप इस वैल्यू को जैसी है ना वैसे ही उतारेंगे यहां पर इनटू इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 130 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और पीछे वाली राशि का हम भाग देंगे, यहां आ जाएगा 80 और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 13 से 13 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/8। यानी ₹1 में कितनी वस्तु बेचेंगे? हम 8 वस्तु बेचेंगे। ₹1 में हम 8 वस्तु बेचेंगे तो 30% का लाभ होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। आप यूनिटरी मेथड का अच्छी तरह से यूज करना सीखें। बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन चंद सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹400 है। दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। 10% की छूट भी देता है, फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार वस्तु पर कोई छूट न दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहां पर इस सवाल को निकाल सकते हैं हम अंकित मूल्य लेकर और बिना अंकित मूल्य लेकर के भी हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरह से मैं आपको सवाल को समझा देता हूं। पहले मैं आपको इस सवाल को बिना अंकित मूल्य के निकाल के दिखाता हूं। तो यहां हमें सीपी, एसपी और एमआरपी में रेशियो निकालना होता है, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। हमें यहां पर क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रखा है। विक्रय मूल्य हम 100 मान लें तो 10% छोड़ने के बाद इसे ₹90 में बेचते हैं। यानी अंकित मूल्य 100 है तो यहां विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 होगा। फिर भी ये ₹90 में वस्तु बेचने पर फिर भी इस पर 20% का लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ 90 ये 120% का मान है और हमें 100% का मान निकालना है। कितने का निकालना है? 100% का मान निकालना है। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। इनके रेशियो का प्रयोग करके हम आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर हम एक 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर 3 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 बार हो जाएगा और 4 से ये 25 बार हो जाएगा। तो 25 का गुणा 3 से करते हैं तो 75 और 90 और 100। इसका मतलब हो गया ₹100 की वस्तु को ₹90 में बेचा गया था। ₹100 अंकित मूल्य वाली वस्तु को ₹90 में बेचा गया था, जबकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 75। अब इसमें कहा है कि कोई लाभ न दे, यानी इसमें कहा गया कोई छूट न दी जाए तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा। यानी ₹75 की वस्तु ₹100 में बेची जा रही है। ₹75 की वस्तु को ₹100 में बेचेंगे तो लाभ कितने का हो जाएगा भाई? 25 का हो जाएगा। कितने पर लाभ काउंट होगा? 75 पे होगा और गुणा हो जाएगा 100 का। 25 से ये 3 बार हो गया और 1/3 गुणा 100 कितना होता है? 33.33% होता है। तो इस वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया गया है। यहां पर हमने अंकित मूल्य
का प्रयोग नहीं किया है, केवल अंकित मूल्य हमने 100 माना है। हम यदि अंकित मूल्य को लेकर चलें, यहां पर सीपी, एसपी और एमआरपी। एमआरपी हम 400 रुपए ले लेते हैं। कितना है? 400 रुपए। क्यों लिया है? क्योंकि दिया हुआ है। 400 रुपए की वस्तु को 10% के डिस्काउंट पर बेचा गया है, तो 10% डिस्काउंट बेचेंगे यहां पर, तो यहां पर देखो कितना डिस्काउंट हो गया, 40 रुपए का, तो कितना विक्रय मूल्य हो गया? 360 हो गया। 360 रुपए की वस्तु बेचने के बाद भी 20% का लाभ है, तो इसका मतलब हो गया 120% का मान कितना है? 360 है। हमारा क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। तो 360 बटे यहां 120 गुणा 100 करेंगे और इसका मान निकालेंगे, तो देखो ये 3 आ गया और ये हो जाएगा 300 रुपए। कितना हो गया? 300 रुपए। यानी 300 रुपए की वस्तु को हमने बेचा कितने में? 360 में, जबकि लिखा कितना है इस पर? 400 रुपए। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो 100 रुपए का लाभ होगा कितने पर? 300 पर होगा। गुणा करेंगे हम 100 का, तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी 33 सही 3% इसका मान आएगा। तो यहां पर आप मूल्य को, अंकित मूल्य को लेकर के भी चल सकते हो, या फिर आप यहां पर 100 मान करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। यदि अब से 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो, कितना होगा? 56 वर्ष हो, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए प्रेजेंट में रेशियो दे रखा है 4:5, जबकि आयु दे रखी है 10 वर्ष बाद की। आयु का टोटल दे रखा है 10 वर्ष बाद। तो आपको करना क्या है? जिस टाइम का हमें अनुपात दे रखा है, उसी टाइम का हमें योग पता होना चाहिए। अब दो व्यक्तियों की आयु का टोटल 10 साल बाद 56 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना होगा? तो यहां 56 वर्ष में से हम क्या करेंगे? 2 गुणा 10 करेंगे, यानी 20 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। 20 माइनस कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में अनुपात कितना है? 4:5 है। तो वर्तमान में जो टोटल है वो कितना है? 36 वर्ष है। हमें एक ही आयु पूछी है, तो भाई 36 को हमें बांटना है 4:5 में। 4:5 यानी ये 9 हो जाएगा। 9 से 4, तो ये 16 वर्ष एक ही आयु। कितनी है? एक ही आयु 16 वर्ष है। इसी तरह से हम बी की आयु भी निकाल सकते हैं। तो आयु वाले क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है, जिस टाइम का रेशियो दे रखा हो उसी टाइम का हमें योग पता होना चाहिए। नहीं होता है तो आपको उसी टाइम का योग या उसी टाइम का मल्टीप्लाई जो भी है क्वेश्चन में दे रखा है, उसी टाइम का आपको ज्ञात करना होता है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी का अनुपात दे रखा है 3:5, बी और सी का अनुपात दे रखा है 4:7। तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें a:b:c निकालना है। क्या निकालना है? a:b:c। a:b:c। a:b कितना है? 3:5 है। b:c कितना है? 4:7 है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये संख्या रिप्लेस हो जाएगी, तो यहां पर आप 5 लिखेंगे और यहां पर ये संख्या आपको लिखनी है, तो 4 यहां आ जाएगा। इन सबका कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35। यानी तीनों का रेशियो जो है कितना है? 12:20:35 आएगा। 12:20:35 आएगा। और अब हमें निकालना क्या है? निकालना ये है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c।
इसका मतलब हम यहां से वैल्यू रखें तो 1/12 रेशियो यहाँ पर 1/20 रेशियो 1/35 क्या करेंगे यहाँ पर 1/35 करेंगे। और अब हमें इसको जो है रेशियो में बताना है। तो देखिए यहां पर 12 का 20 का और 35 का एलसीएम लेना होगा। जिस संख्या में 12 का 20 का और 35 का भाग चला जाए उस संख्या में 12 का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे और हम 35 का भाग देंगे। तो देखिए यहां 12, 20 और 35 एलसीएम आपको लेना है। किसी एक संख्या से भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो देख लेते हैं 5 का भाग देते हैं तो ये 12 ही रहेगा, ये 4 रहेगा और ये हो जाएगा आपका 7। अब यहां पर 4 का भाग इसमें चला जाएगा तो 12 और 12 का गुणा हम करते हैं, इनका 5 का गुणा 12 में और 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है ना। और ये 420 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 420। अब 12 का भाग आप 420 में देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो देखिए 12 का भाग देते हैं तो आपका आंसर होगा 35 और 20 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 21 और 35 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12। तो इस तरह से 35:21:12 रहेगा। लेकिन आप इस सवाल को बिना इतना कुछ किए हुए भी निकाल सकते हैं। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है x तथा y का माध्य जो है 350 है। x और y का माध्य कितना है 350 है। x और y का अनुपात 2:5 है। तो हमें y/x का मान निकालना है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें x/y कितना दे रखा है 2/5 दे रखा है। यहां पर x अनुपात y कितना दे रखा है 2/5। हमें निकालना क्या है, इसको निकालना है y/x के रूप में। तो यहां 5/2 आ जाएगा और ये 2.5 आ जाएगा और हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को हमें निकालना था, सीधा सीधा था। यहां x और y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, केवल हमें y/x को निकालना है और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। समान वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 6 वर्ष में 12,000 रुपए और 9 वर्ष में 15,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो यहां पर देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज से 6 साल में तो हो गई भाई 12,000 और वही धनराशि यहां 9 साल में हो जाती है 15,000। इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल का हमें एसआई निकालना हो। कितने साल का, 1 साल का एसआई निकालना है। तो देखो यहां पर ये जो धनराशि है ना, इन दोनों का अंतर ले, 15,000 में से हम 12,000 को माइनस करें तो ये आ जाएगा आपका 3,000 और समय का अंतर देखते हैं तो 9 वर्ष और 6 वर्ष में जो अंतर रहेगा वो रहेगा 3 और 3 का हम भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 1,000। इसका मतलब ये हो गया 1 साल का ब्याज कितना है 1,000 रुपए। 1 साल का ब्याज 1,000 रुपए है तो हम 6 साल का ब्याज निकालें तो 6 साल का ब्याज आ जाएगा 6 वर्ष का एसआई। 6 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा भाई 6,000 रुपए आ जाएगा। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। 12,000 में से हम 6,000 को माइनस कर देते हैं तो ये मूलधन आ गया कितना 6,000 रुपए। यानी इस क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है 6,000 रुपए दे रखा है। हमें तो ब्याज की दर निकालनी है, आर निकालना है। तो ब्याज कितनी है भाई 1,000 रुपए। कितने रुपए की है 6,000 रुपए की। कितने साल की है 1 साल की। गुणा कर देंगे हम 100 का और हमारा आंसर आ जाएगा 3 0 कैंसिल हो ही गई और हम 6 का भाग देते हैं तो ये 16 से ही 2/3% आ जाएगा और हमारा आंसर सही रहेगा सी। इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 1 साल की ब्याज निकाल लेते हैं
और ब्याज निकालने के बाद में हम मूलधन निकालेंगे और उसके बाद दर को आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको और जल्दी से करना आना चाहिए। और भी तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही मेथड को एक सवाल में यूज करना है और उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी रखनी है कि आगे क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो उसको हम जल्दी से कैसे करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए तथा बी ने एक व्यवसाय में 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए का निवेश किया। 3 माह बाद बी ने 50,000 रुपए निकाल लिए, तो उनका लाभ किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ये हमारा साझेदारी पार्टनरशिप वाले चैप्टर से लिया हुआ है। तो ए ने 2 लाख रुपए लगाए, ए ने कितने लगाए हैं, ए ने लगाए हैं यहां पर 2 लाख रुपए लगाए हैं और 2 लाख रुपए कितने महीनों के लिए लगाए, 1 साल यानी 12 महीनों के लिए लगाए। बी ने 3 लाख रुपए लगाए, बी ने कितने लगाए, 3 लाख रुपए लगाए हैं बी ने। तो यहां पर हम 3 लाख यहां लिखेंगे और 3 लाख, लेकिन यहां 3 महीने बाद इसने 50,000 रुपए निकाल लिए। इसका मतलब 3 लाख रुपए रहे इसके 3 महीने के लिए, बाकी के बचे हुए 9 महीने के लिए 50,000 रुपए निकालने के बाद बचते कितने हैं, ये बचते हैं 2,50,000। 2,50,000 रुपए 9 महीने के लिए लगाए थे। अब देखिए कॉमन राशि इसमें 4 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, सभी में कैंसिल करनी है। 4 जीरो इसमें कैंसिल हो जाएंगी और 4 जीरो इसमें कैंसिल हो जाएंगी। 3 से भाग दे सकते हैं, यहां पर 3 से भाग देंगे तो 4 बार, 3 ये कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 आ जाएगा। और किसी संख्या का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5 से 4 बार सभी में जाना चाहिए। 5 का भाग देते हो तो 6 बार और 5 का भाग देते हैं तो 5 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 16 अनुपात। इनका ये तो 6 रह गया 6 और ये 15 हो गया, 15 अनुपात 21 आ जाएगा और यहां पर 16 अनुपात 21 रहेगा और इसका हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। ए और बी के जो लाभ को बांटा जाएगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, 16 अनुपात 21 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो 40 प्रेक्षणों का माध्य 45 दिया हुआ है। 40 प्रेक्षणों का माध्य 45 है। एक प्रेक्षण को गलती से 50 की बजाय -50 के रूप में नोट कर लिया गया था। सही माध्य बताओ। देखिए सही माध्य कैसे निकालते हैं, तो यहां माध्य हमें कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है, 45। जो भी एवरेज है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद में आप इन दोनों प्रेक्षणों में क्या अंतर रहा है ये निकालना है। प्रेक्षणों में क्या अंतर है वो निकालना है। हमें लेनी कौन सी संख्या थी, 50 लेनी थी। ले कौन सी ली है बताओ, -50 ले लिए। और कितनी संख्या है यहां पर, टोटल संख्या है 40। टोटल संख्या कितनी है, 40 है। तो देखिए यहां 50 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल मिलाकर के 100 हो जाएगा। और 100 में हम 40 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 2.5। 2.5 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 47.5 और ये ऑप्शन रहेगा हमारा ए। यानी सही माध्य इसका कितना होगा, 47.5 रहेगा, जबकि इसका गलत माध्य कितना है, 45 है। तो आपको सही माध्य ऐसे निकालना था। हम अगला प्रश्न लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी बार है 14। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 घंटियां एक साथ शुरू होती है और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी 6 घंटे एक साथ शुरू होकर के पहली घंटी 2 सेकंड के बाद, दूसरी घंटी 4 सेकंड के बाद, तीसरी घंटी 6 सेकंड के बाद, चौथी घंटी 8 सेकंड और पांचवी घंटी 10 सेकंड, इसी तरह से छठी घंटी 12 सेकंड बाद रिपीट होती है। तो आपसे पूछा है कि 30 मिनटों में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हमें करना क्या है, यहां पर 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 इन सब का एलसीएम लेना है
और इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 120। कैसे निकालते हैं एलसीएम, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए 2 का भाग 4 में जा रहा है तो आप 2 को छोड़ सकते हैं, 4 का भाग 8 में जा रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं, 6 का भाग 12 में जा रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं, और इन तीनों को हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो 2 से भाग यहां पर जा रहा है 2 से 4 बार, और 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। फिर इसमें भाग देते हैं 2 का, तो ये 2 का भाग देते हैं तो 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 3। ये तीनों संख्या क्या है, अलग अलग है। इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं हम इन सभी का, तो 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 गुणा 2 8 हो गया, 40, और 40 का गुणा 3 से करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 का मतलब हो गया 120 सेकंड है, तो ये हो जाएगा 2 मिनट, यानी 2 मिनट के बाद में ये घंटियां दोबारा से एक साथ बजती है। लेकिन हमें पूछा क्या है कि 30 मिनट में कितनी बार, तो 30 मिनट में हम 2 मिनट का भाग देंगे और एक बार शुरू में बजती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 15 + 1 यानी 16 आ जाएगा आंसर। 16 बार ये घंटियां एक साथ बजेंगी आधा घंटे में 30 मिनट में। तो इस तरह से हम इस एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 30, 40 तथा 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। वो छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम होता है। यहां पर हम 18 का, 30 का, 40 का और 45 का एलसीएम निकालेंगे। इन सबका एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम में हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालें। क्या इसमें किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग जा रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम यहां पर भाग दे लेते हैं। 2 से भाग देते हैं तो 2 से ये 9 बार भाग चला जाएगा, 2 से 15 बार भाग चला जाएगा, 2 से इसमें 40 में 20 बार भाग चला जाएगा और ये हो जाएगा 45 में भाग नहीं जाएगा। अब 15 को और 9 को हम हटा सकते हैं कि 9 का भाग 45 में चला जाएगा और 15 का भाग भी 45 में चला जाएगा, तो इन दोनों को हम हटा देते हैं। अब हमारे पास 20 और 45 बचता है। 5 से भाग हम दोनों में देते हैं। 5 का भाग देते हैं तो 4 बार, 5 से भाग देते हैं तो 9 बार। ये दोनों संख्याएं कोप्राइम नंबर है, दोनों अलग अलग संख्या है, कोई भी कॉमन राशि नहीं है, तो इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इसका। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 360। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। लेकिन उसने कहा है कि प्रत्येक मामले में 7 शेष भी बचना चाहिए। अब हमें 7 शेषफल बचाना है तो हमारी संख्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी? 7 इसमें जोड़ दो, तो 360 + 7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 367। 367 हमारा आंसर होगा। इन सवालों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। संख्या में से 7 माइनस कीजिए और इन सभी का भाग देख करके देखिए, भाग चला जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। यहां पर देखो, यहां पर 7 माइनस करें तो ये हो जाएगा 380। 380 क्या इन सभी से डिवाइड है? तो इन सब से डिवाइड तो नहीं है, क्योंकि 18 से डिवाइड नहीं है, 30 से भी डिवाइड नहीं है, तो इन सभी से ये डिवाइड नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम 7 माइनस करते हैं तो 7 माइनस करके 360 आ जाएगा। 360 18 से, 30 से, 40 से और 45 से सबसे विभाजित है, तो हम इसको ऑप्शन की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि 20,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 रुपए है, तो वर्षों में समय की संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या होगी। देखिए समय पूछा जाता है तो आप रेशियो से इस सवाल को निकाल सकते हैं। यहां पर आप देखें तो धनराशि कितनी है? 20,000। ब्याज कितनी है? 3,328। इसका मतलब हम यहां पर
मिश्र धन लिखते हैं और मूलधन लिखते हैं, और इसको हम R प्लस 100 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू n लिख लेते हैं यहां पे इसकी पावर। एक ही वैल्यू कितनी है, 20,000 में 3,000 जोड़े, 3,328 जोड़े, तो यहां पर ये हो जाएगा 23,328, और अपॉन में कितना आ जाएगा, मूलधन तो कितना है भाई 20,000 ही है, 20,000 मूलधन है यहां पर, और इसमें लिखेंगे क्योंकि दर दे रखी 8%, तो 108/100, और इसकी घात क्या है n। अब यहां पर आपको इसको और इसको रेशियो में लेना है। यहां 100 है तो ये 100 का स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है, तो ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, और 2 से इसको भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 से भाग दे, एक बार चला गया, एक बार चला जाएगा, और 6 6 और 4, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम भाग दे सकते हैं 11,664। अब देखो n का मान हम 2 रख लेते हैं, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, यानी इसका स्क्वायर करते हैं, 100 का स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा मैच कर गया, तो ये भी अपने आप मैच करेगा, इसको मैच कराने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया समय यहां पर 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 को निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे 16 क्वेश्चन अभी तक हो गए। अब हम इसके आगे के 17 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।